मैग्नेट ब्रेन्स में रिया चौहान आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस आज आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसके हम वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी सोल्यूशन, टॉपिक वाइज वीडियो सब अच्छे से कर चुके हैं। आप तक डिलीवर वो हो चुके हैं, तो अगर आपने कोई सा भी वीडियो मिस कर दिया तो जरूर से देख लेना। बहुत अच्छे से हमने समझाया हुआ है। इस पर्टिकुलर चैप्टर से मेरा अलग ही लगाव है, मतलब आपका भी होना चाहिए। देख के तो चैप्टर को ऐसा लगता है कि यार बहुत बड़ा चैप्टर है, समझ नहीं आएगा, कितनी सारी चीजें इसमें बोल रखी है। सेम इसमें भी मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में भी और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी, है ना। लगता है ना बहुत बड़ा चैप्टर लगता है, लेकिन जब हम इसको सम अप करते हैं ना, एक कहानी जैसे जब इसको समझते हैं तो बहुत आसान है। सारी कहानियां दी हुई है, हर पैराग्राफ में एक कहानी बताई हुई है, किस तरीके से जो वर्ल्ड था, जो अलग अलग था, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज अपने अपने हिसाब से काम करती थी, है ना। फिर उसके बाद में किस तरीके से जो है वो जुड़ाव उनके बीच में आया कि एक जगह अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट होने लगा, है ना। तो ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना ये हम इस पूरे चैप्टर में समझते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है कि यार हमको क्या जरूरत है दूसरी दूसरी कंट्रीज के बारे में पढ़ने की, हम इंडियंस हैं, हमको हमारी कंट्री के बारे में ही सिर्फ पढ़ना चाहिए, तो अभी तक 6th से 8th में आपने आपकी कंट्री के बारे में ही पढ़ा। पूरी तरीके से पूरा इतिहास बताया, 200 मिलियन साल पहले का, है ना। आपको याद नहीं होगा 6th क्लास का, लेकिन 6th 7th 8th में आपको यही पढ़ाया जाता है, पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब जब आप एक लेवल पे आ जाते हो तो आपको देश के साथ में दुनिया की भी खबर होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। तभी तो आपको पता चलेगा कि कैसे चीजें हुई, कैसे आई, दुनिया किस तरीके से चलती है, क्या क्या चीजें घटनाक्रम हुआ, तभी तो आपका दिमाग और ज्यादा खुलेगा, है ना। अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब दुनिया देखते हैं तो हमारे अंदर नॉलेज और अच्छे से आता है, विजडम आता है, हम चीजों को और अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है ना। चैप्टर मिस नहीं करना है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। एक बार और कोशिश करना चीजों को समझने की, वन शॉट रिवीजन आप देख लोगे मजा आ जाएगा भाई, बहुत अच्छे से कहानी जैसे हमने पूरा पढ़ा, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मिस इनको बिल्कुल भी मत करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आ चुके हैं पुराने वाले साल में। तो कोशिश करना कि अभी साथ साथ में लिखते चलो, साथ में लिखते चलोगे तो प्रैक्टिस होते चलेगी और कवर हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। फिर बाय द एंड ऑफ द ईयर जब एग्जाम आती है तो बहुत सारा सिलेबस होता है, फिर एकदम कुछ नया फ्रेश उठाना, दिमाग में डालना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। तो अभी अगर वीडियो पे आए हो तो कॉपी पेन लेके बैठो और साथ साथ में लिखना चालू करो, तो फटाफट फटाफट दिमाग में, जितना भी बड़ा छोटा वीडियो रखेंगे वैसे तो जितना भी समय का रहेगा उसमें आपके 10 क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। अब उसी क्वेश्चन में और कुछ घुमा फिरा के कोई एग्जामिनर पूछे तो व्हाट, यू डोंट केयर, वी नो द आंसर, ठीक। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब द लेसन्स दैट वर लर्न्ड फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस बाय द इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो हमको इसमें क्या करना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे पॉलिटिशियंस और इकोनॉमिस्ट ने ये क्या एक कहा जा सकता है तो कंक्लूजन निकाला कि किस तरीके से काम होना चाहिए। तो चलो स्टोरी थोड़ी सी रिवाइंड कर लेते हैं। हुआ क्या था कि ना कंजम्पशन जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा था। देखो हो क्या परिस्थिति क्या हो रही थी कि वॉर हुआ, है ना। अब जब वॉर हुआ ना, तो वॉर के समय पे सोल्जर्स के खाने के लिए, है ना, क्योंकि उनको बहुत एनर्जी लगती थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ ना कि लोगों ने प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। अब हमने ये भी पढ़ा था कि ब्रिटेन में ऐसा होता था कि वहीं के कॉर्न लॉ आने के पहले जो फार्मर्स थे वो अपनी खेती किसानी करते थे और अपने यहाँ के लोगों को खिलाते थे, लेकिन फिर बिजनेसमैन और इनको बहुत महंगा पड़ता था तो उन्होंने इंपोर्ट करवाना शुरू किया। तो यहाँ पे फार्मर्स को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इंपोर्टेड सामान जो है वो सस्ता मिल रहा था और इनका उगाया हुआ महंगा था, तो जनता वो सस्ता सामान खरीदती थी। तो फिर जनता इनको फार्मर्स को ऐसा लगा कि यार ये बाहर से मंगवा रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ की जमीन छोड़ छाड़ के उस बाहर वाली जगह पे चलते हैं, वहां से हम फसल ग्रो करेंगे और फिर यहाँ बेचेंगे, तो हमारा काम भी हो जाएगा, ये भी खुश हम भी खुश। तो ब्रिटेन में खाना जो है वो कहाँ से आने लगा था, बाहर से, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लैंड जो है वो काट दी गई थी और फसल वहां पे ग्रो होना शुरू हो गई थी। अब जब वॉर हुआ तो फिर उसमें क्या जरूरत पड़ी, बहुत कंजम्पशन लगा, ठीक है। ब्रिटेन की डिमांड जो है, और उस समय पे क्या है पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा ग्रो हो रही थी, तो एक डिमांड थी खाने को लेकर, है ना। तो हर जगह जो है वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से फूड क्रॉप्स वगैरह जो है वो ग्रो कर रहे थे ताकि डिमांड जो है वो फुलफिल की जा सके। अब क्या हुआ ना कि वॉर हो गया। वॉर होने के बाद में जो एबल बॉडीड वर्कफोर्स थी, जैसे कि जो हमारे आपकी उम्र के लोग थे या फिर हमारे पापा मम्मी की उम्र के जो लोग थे, वो जो है वो वॉर में खत्म हो गए, है ना। मतलब उन लोग वो जो है वो उनकी तो डेथ हो गई ना, क्योंकि वॉर में तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। अब जब वो मारे गए तो खाना खाएगा कौन,
ठीक है। तो भाई वो जो पूरे फार्मर्स थे वो उनका प्रोडक्शन उतना ही चल रहा है। पहले कंजम्पशन था वॉर के टाइम पे तो सारा कुछ चल रहा था, लेकिन अब जो है वो कंजम्पशन खत्म हो गया, मतलब बहुत नीचे गिर गया, लेकिन प्रोडक्शन उतना का उतना ही है ना। अभी फार्मर्स हो रही है तो उतना ही ग्रो कर रहे हैं। ठीक, तो अब जब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके हमेशा बताती हूँ कि जैसे 3 पेंसिल है और 10 लेने वाले लोग हैं, तो 10 में से जो जितनी ज्यादा कीमत लगाएगा ये पेंसिल उसके पास में जाएगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है ना। तो ऐसे में क्या होता है, सामान की प्राइस बढ़ी हुई होती है। लेकिन जब डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होता है ना, तो फिर प्राइस जो है वो गिर जाती है। कैसे कि मान लो 10 पेंसिल है और खरीदने वाले 3 लोग हैं, तो 10 पेंसिल बेचनी है ना, तो जो कीमत बोलेगा, मुंह बोली सस्ती सस्ती, उसको भी देनी पड़ेगी वो पेंसिल की। ये नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा? तो ऐसे में पेंसिल की कीमत गिर गई ना। ठीक है, तो क्या समझ में आया? मेरे साथ में बोलना, जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो कीमत गिर जाएगी, और जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो चीजें जो है वो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि वॉर में अब खाने वाले लोग जो है वो मर चुके थे, इसीलिए कंजम्पशन कम हो गया, यानी कि डिमांड कम हो गई, लेकिन सप्लाई उतना का उतना ही है। तो जो वीट था उसकी स्थिति जो थी या उसकी प्राइस जो थी वो बहुत ज्यादा गिर गई। अब फार्मर्स को लगा यार पहले तो हमारा अच्छा खासा घर चल रहा था, बढ़िया से लोग महंगे महंगे वीट वगैरह खरीदते थे, लेकिन अब खरीद ही नहीं रहे। तो उनको ये नहीं समझ आया कि कारण क्या है, क्योंकि इतना नॉलेज होता नहीं था ना। उनको ये लगा कि अपन और ग्रो करते हैं, और ग्रो करके देखते हैं, हो सकता है ये नहीं दूसरा बिक जाए। तो वो और सप्लाई बढ़ गया, और सप्लाई बढ़ गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वीट की डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन को चाहिए नहीं था, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी खाना जो है वो बहुत सारा था, क्रॉप्स जो है वो बहुत सारी थी। अब जो दूसरे देश थे जहाँ पे ग्रो हो रहा था वो भी एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे थे, इम्पोर्ट वो भी नहीं करवा रहे थे, क्योंकि उनके पास में भी अपना खाना था। सेम चीज जो है वो इंडिया के साथ में भी हुई, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी और इंडिया भी उस समय पे एक्सपोर्ट करती थी ड्यूरिंग द वॉर, लेकिन अब इंडिया से भी एक्सपोर्ट नहीं जा रहा था, तो प्राइस जो है वो करीब 50% से गिर गई। तो इससे हमको क्या समझ आता है? इससे हमको ये समझ आता है कि यार अगर देश चलाना है ना, देश अगर अच्छे से चलाना है, तो अगर जितना प्रोडक्शन है उतना कंजम्पशन भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहला पॉइंट तो हम क्या लिखेंगे कि भाई अगर इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो मास प्रोडक्शन पे बेस्ड होगी तो वो सस्टेन नहीं कर सकती जब तक मास कंजम्पशन नहीं होगा। प्रोडक्शन के साथ साथ में कंजम्पशन ही होना चाहिए। सोचो अगर आपके हमारे मार्केट में बहुत सारी चीजें हो और हम खरीदे ही ना, तो हमारा देश क्या स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा। कोरोना के काल में आपने देखा कि दुकानें जो है वो भरी पड़ी थी, लेकिन जब लोगों ने खरीदा ही नहीं सामान तो फ्लो ऑफ मनी नहीं हुआ ना। जब फ्लो ऑफ मनी नहीं हुआ तो इकोनॉमी गिरी, गिरी कि नहीं गिरी? सेम उसी समय पे भी हुआ था। ठीक, बट टू इंश्योर मास कंजम्पशन देयर वाज अ नीड फॉर हायर एंड स्टेबल इनकम। ये भी स्थिति थी कि भैया अगर कंजम्पशन कराना है, तो अगर लोग कंज्यूम करेंगे सामान को या फिर खाने को या जो भी चीजें हैं, उसके लिए उनको इनकम भी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब वॉर हुआ तो लोग जो है वो काम धंधा उनका छूट ही गया था, सारे के सारे वॉर में लगे हुए थे, तो लोग जो है वो खरीदेंगे काय से चीज है? उनके पास में पैसा ही नहीं है। जो काम करने वाले लोग हैं वो तो मर गए, है ना। अब घर में जो है वो कुछ महिलाएं और बच्चे ही बचे हैं, तो वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? तो उनको इनकम की जरूरत पड़ेगी अगर उनको चीजें खरीदनी है तो। और इनकम जो है वो तभी स्टेबल हो पाएगी जब उनका रोजगार स्टेबल है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि स्टेबल इनकम और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है अगर देश को अच्छे से चलाना है तो, या इकोनॉमी को अच्छे से चलाना है तो। साथ ही साथ में एक कंट्री की लिंक जो है वो बहुत जरूरी है दूसरे देशों से होना। ठीक है, द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड इफ गवर्नमेंट हैड पावर्स टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। अब उस समय पे ऐसी प्रॉपर गवर्नमेंट हुआ नहीं करती थी किसी भी देश में कि कौन सा सामान आ रहा है, कितने में आने देना है, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, कोई रोक नहीं रहा है, किसी चीज पे रोक नहीं लगा रहा है, टैक्सेस नहीं हो रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा सामान भी बाहर से आएगा किसी देश में तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, साथ ही साथ में वहां के लोग सस्ती चीजें खरीदेंगे, घर की बनाई हुई यानी कि कंट्री की बनाई हुई चीजें नहीं खरीदेंगे। तो बाहर के देशों से किस तरीके की लिंक है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक स्टेबिलिटी इसके अंदर भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये कुछ लेसन लर्न किए कि भैया अगर अच्छे से चलना है सारी चीजें तो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी से स्टेबल इनकम आएगी। साथ ही साथ में देश की दूसरे देशों से किस तरीके की लिंक है ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल होना जरूरी है। ठीक, तो आप अपना आंसर कुछ इस तरीके से
लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन हाउ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सिल्क रूट है वो एक एग्जाम्पल है कि भाई किस तरीके से पुराने समय में जब मॉडर्न वर्ल्ड या ग्लोबल वर्ल्ड नहीं बना था, उस समय पर भी देशों के बीच में जो दूर दूर कंट्रीज थी उनके बीच में एक लिंक बनी हुई थी। तो किस तरीके से सिल्क रूट इस चीज का एग्जाम्पल है, ये हमको एक्सप्लेन करना है। तो हमने पढ़ा है प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाले समय पे ही कि जब बहुत ज्यादा देश एक दूसरे से लिंक नहीं थे, या फिर कहा जाए तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसी चीजें बहुत ज्यादा ऐसी नहीं हुआ करती थी, तब भी देश जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक तो थे। किसके थ्रू लिंक थे? सिल्क रूट्स के थ्रू लिंक थे, है ना। ये रूट्स जो थे, इस पे क्या होता था, इस पे टेक्सटाइल, स्पाइसेस या कोई सी भी चीजें लोग ट्रेड किया करते थे, उसका इन रूट से आया जाया करते थे। ये वाया सी भी थे, मतलब समुद्री इलाकों में भी ये रूट्स देखने को मिले थे, और जमीनी इलाकों में भी ये रूट्स जो है वो देखने को मिले थे। तो इससे इससे इन रूट्स के थ्रू लोग भी ट्रैवल किया करते थे। तो जाहिर सी बात है, जब लोग ट्रैवल करेंगे तो वो अपने साथ में अपनी वैल्यूज, अपना नेचर, अपने एथिक्स भी लेकर जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। साथ ही साथ में जो चीज अच्छे से ग्रो होती है किसी कंट्री में, अगर वहां पे गए हैं तो वहां से वो सामान भी लेके आएंगे। इसी तरीके से रिटर्न में जो है वो क्या होता था कि इंडिया वाला जो हिस्सा है ना, या एशिया वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता था, लेकिन यहाँ के टेक्सटाइल स्पाइसेस बहुत रिच थे। लेकिन यूरोप में हमने पढ़ा था कि एक सिटी थी, फेवर्ड सिटी ऑफ गोल्ड। क्या नाम है उस सिटी का, ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो फिर क्या होता था ना कि इन लोगों के पास में गोल्ड तो था लेकिन सामान नहीं था, तो ये सामान खरीदने इंडिया जैसे देशों में आते थे। तो जब ये सिल्क रूट के थ्रू यहाँ पे आते थे, तो अब सामान अगर लेके जा रहे तो रिटर्न में कुछ तो देके जाएंगे, जाहिर सी बात है। और इनके पास में था क्या रिटर्न में देने के लिए? गोल्ड और सिल्वर। तो ये बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर इंडिया में देके जाते थे, इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। वी डिडंट हैड, हमारे यहाँ पे कोई सोने की खदानें नहीं थी कि जमीन में से निकल रहा है, लेकिन हमारे पास में ऐसा सामान था जिससे कि हम सोना जो है या चांदी जो है वो हमारे पास में ला सकते थे। तो इस तरीके से जो प्रेशियस मेटल्स है ये सारे भी जो है वो ट्रैवल होते थे। बुद्धिज्म हमने देखा कुछ इसी तरीके से फैला था। तो यही चीज आपको क्या लिखना है, अपने इस आंसर में लिखना है कि रूट, सबसे पहले तो सिल्क रूट क्या होते हैं ये बता दो। तो वो रास्ते जिसके थ्रू कार्गोस जाया करते थे, चाइनीज सिल्क जाया करता था फ्रॉम वेस्ट, है ना, टू द वेस्ट, मतलब चाइनीज सिल्क जो है कार्गोस से वेस्ट तक पहुंचाया जाता था, वो रूट जो है वो सिल्क रूट्स कहलाते हैं। हिस्टोरियंस ने बताया कि बहुत सारे सिल्क रूट थे, लैंड और जमीन, मतलब जमीन और समुद्रों पे भी, जिसमें कि वास्ट एशिया का एरिया कवर्ड था, जो कि यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से कनेक्ट होता था, ठीक। साथ ही में आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि पॉटरी जो है वो ट्रैवल करती थी फ्रॉम चाइना, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया टू ट्रैवल सम रूट्स, एंड गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोट फ्रॉम यूरोप टू एशिया। गोल्ड और सिल्वर जो है वो यूरोप से एशिया से इसी तरीके से आता था। जो ट्रेडर्स थे वो अपने साथ में ट्रेडिंग आइटम्स लेके जाते थे, जैसे नॉलेज भी लेके जाते थे, आइडियाज भी लेके जाते थे, वैल्यू, स्किल, इन्वेंशन, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट, रिलीजियस बिलीव्स, सब। अब ज्यादा जाहिर सी बात है, इंसान अगर ट्रैवल कर रहा है तो ये सारी चीजें घर छोड़ के थोड़ा जाएगा, अपने साथ में लेके जाएगा ही जाएगा, ठीक है। कल्चरली अगर देखें तो बुद्धिज्म भी कुछ इसी तरीके से ईस्टर्न इंडिया से इमर्ज हुआ था, और उसके बाद में बहुत सारी डायरेक्शन से फैला था थ्रू सिल्क रूट। ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म को बिठा के सिल्क रूट में ले गए और देशों में फैलाया, नहीं। लोग जो आते थे तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट रखते थे कि इस देश में क्या चल रहा है, क्या सोच चल रही है, तो वो इन्फ्लुएंस होते थे बुद्धिज्म से। फिर जब वो वापस जाते थे तो अपने साथ में इन चीजों को लेके अपने देशों में बताते थे, वहां फॉलो करवाते थे। तो इस तरीके से जब जब दुनिया मॉडर्न नहीं थी तब भी एक दूसरे से कनेक्टेड तो जरूर थी वाया सिल्क रूट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ आयरिश पोटैटो फेमाइन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई सी नई फसल आती है तो उससे जीने मरने जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो हमको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है इन कंटेक्स्ट ऑफ आयरिश पोटैटो, कि आयरिश पोटैटो से ऐसा क्या हुआ कि जीने और मरने जैसी स्थिति हो गई। तो देखो ऐसा था कि यूरोप की स्थिति जो है वो काफी डगमगाई हुई थी। वहां पे लोग अगर खाते थे तो ब्रेड वगैरह ही खाते थे, मीट भी उनके लिए एक काफी लग्जरी हुआ करती थी, है ना। फिर वो तो रेफ्रिजरेटेड शिप्स वगैरह आए तो मीट जो है वो अफोर्डेबल हो गया। लेकिन ये मॉडर्न वर्ल्ड की बात है। लेकिन इसके भी पहले की अगर हम बात करें तो जब यूरोपियंस निकले थे खोज में कि देखते हैं देश दुनिया में क्या है ना, तो क्रिस्टोफर कोलंबस को जब अमेरिका डिस्कवर हुआ
तो उसने देखा कि यार यहाँ पे तो ग्राउंड नट पोटैटो जैसी ऐसी फसलें उगाई जाती है जो कि काफ़ी सस्ती है, लोगों तक अगर पहुँचाई जाए तो उनकी डाइट तो बहुत वेरिड हो जाएगी ना, मतलब आराम से खा सकते हैं वो। तो जब पोटैटो इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप जैसे देशों में, तो यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे अटैच हो गए कि हाँ, पोटैटो अपनी मील में होना है, क्योंकि काफ़ी सस्ता था, है ना, आराम से खाया भी जा सकता था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अब यहाँ पे जैसे फिर अमेरिका से जब पोटैटो का कंसेप्ट आया, तो फिर लोग यहाँ पे भी उगाने लगे या वहाँ से भी लाने लगे। लेकिन एक टाइम पे ऐसा हुआ कि पोटैटो की फसल जो है मतलब फेमाइन पड़ गई, भूखमरी हो गई, ठीक है, और पोटैटो की फसल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। तो अब लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे उस पोटैटो की फसल के ऊपर कि वो पोटैटो नहीं मिले ना उस साल, तो लोग जो है वो भूखमरी के कारण मर गए, उनके पास में और कुछ था ही नहीं, इतने डिपेंडेंट थे। मतलब बच्चे जो है वो जमीनें खोदने लगे कि कहीं ना कहीं बचा हुआ कोई पोटैटो मिल जाए तो हम उसको खा लें, है ना। तो इतना ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो आयरिश पोटैटो के ऊपर बढ़ गई थी। तो बस यही चीज आपको लिखनी है। समटाइम्स न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कैसे, तो स्टोरी बता दो कि यूरोप के लोग जो है वो अच्छे से खाने लगे थे और लंबे समय तक जीने लगे थे जब हम्बल पोटैटो का इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद में ऐसा हुआ कि जो आयरलैंड के पुअरेस्ट पीजेंट थे, मतलब जिनके पास में पैसा नहीं था, ऐसे जो पीजेंट्स थे, वो इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए पोटैटो के, जब डिसीज लगी, मतलब जब पोटैटो की फसल खराब हुई किसी बीमारी के कारण इन मिड 1840s, तो बहुत सारे लोग जो है वो स्टारवेशन, भूखमरी के कारण ही मर गए, है ना। ड्यूरिंग द ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन, जब आयरिश पोटैटो फेमाइन जो हुई थी, जो कि काफी बहुत भयानक थी, उस समय पे करीब 10 लाख लोग जो है वो भूखमरी के कारण मरे थे आयरलैंड में। और इससे भी डबल नंबर था जो कि लोग इन सर्च ऑफ वर्क जो है वो माइग्रेट हुए थे कि नहीं यार यहाँ खाना नहीं मिल रहा, वहां चले जाते हैं, वहां कुछ कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति हुई, इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो खाने के ऊपर बढ़ गई थी, पोटैटो के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाई वर द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक डिजाइन, वाई दे शिफ्टेड देयर अटेंशन टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा, तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को डिजाइन क्यों किया गया था, साथ ही में फिर ऐसा क्या हुआ कि अब इनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ बढ़ गया। तो देखो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है ये रिकंस्ट्रक्शन या पोस्ट वॉर रिकवरी के लिए सेटअप किए गए थे। वॉर हुआ, उसके बाद में रियलाइज हुआ देशों को कि यार वॉर से जो है वो पूरा देश तहस नहस हो जाता है, बहुत ज्यादा लोन भी बढ़ गए थे देशों के एक दूसरे के ऊपर, तो उससे भी उनकी इकोनॉमी बहुत अनस्टेबल हो गई थी, ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिससे कि अगर कभी आने वाले भविष्य में ऐसी परिस्थिति हुई तो इनसे जाके लोन लिया जा सके, है ना, किसी कंट्री से ना लेके इनसे लोन ले लें, या कुछ प्रॉब्लम हो तो ये हमें संभाल ले। तो ऐसे दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, है ना। तो इसलिए इनको बनाया गया था। मेन एम ये था कि कंट्रीज की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल बनी रहे, उसको ठीक किया जा सके, ठीक। साथ ही में पर फिर ऐसा हुआ कि देखो, जो जो इंस्टीट्यूशन बनाता है उसका दबदबा उसके ऊपर बना रहता है ना। तो ये वो देश थे जो आज डेवलप्ड है ना, जैसे कि जो बड़े देश है जो आज डेवलप्ड है, जिनको हम डेवलप्ड नेशन मानते हैं, ये उस समय पे डेवलपिंग नेशंस थे, है ना। ये उस समय पे डेवलपिंग नेशंस थे। लेकिन जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया उसके बाद में इनकी स्थिति बहुत हद तक सुधर गई, है ना, काफी हद तक सुधर गई, और ये डेवलप्ड नेशन कहलाए जाने लगे, है ना, कि मतलब ये तो अब पावरफुल हो गए। तो अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को लगने लगा कि यार ये इनकी इनकी चलाते हैं, है ना। साथ ही साथ में इन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इसलिए बनाया था ताकि इनकी स्थिति सुधर सके, लेकिन अब इनकी स्थिति तो सुधर चुकी है। तो जब सुधरी हुई स्थिति में हम इनको क्या और हेल्प करें, तो इन्होंने सोचा कि हमको जिस चीज के लिए बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि हम ऐसे देशों की मदद कर सके जो कमजोर है या किसी न किसी परिस्थिति से लड़ रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब ये जिनको हमको बनाना था तो ये तो डेवलप्ड हो चुके हैं, अब हम उन दूसरे देशों के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि अब डेवलपिंग स्टेज पे है, जिनका भी अभी इंडिपेंडेंस हुआ है या जो कॉलोनाइजेशन से परेशान थे, जिनके पास कर्जा है, तो अब हम उन पे ध्यान देते हैं, तो अब उनका फायदा करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस वही चीज यहाँ पे आपको लिखनी है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक वाज डिजाइन टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज। जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए इनको बनाया गया था, ठीक है। इनको ब्रिटेन वुड ट्विंस भी कहा जाता है ना। अब ये जो है दे वर नॉट इक्विप्ड टू डील विद चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉर्मर कॉलोनीज। जो फॉर्मर कॉलोनीज थी, यानी कि जो पहले किसी न किसी देश की कॉलोनी रह चुकी है, तो ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इसलिए नहीं बनाया गया था, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि यूरोप और जापान जो है वो उन्होंने अपनी इकोनॉमीज बिल्ड कर ली और आईएमएफ और इनके ऊपर अब वो डिपेंडेंट नहीं रहे, है ना। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं रहे। तो फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ऐसा लगा कि अब हम जो
है वो क्या करते हैं, ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं, है ना, इनके ऊपर अपना ध्यान देना शुरू करते हैं। हम जिस चीज़ के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन हम अब ध्यान देते हैं क्योंकि इनको अब हमारी ज़रूरत है। जिनको ज़रूरत थी वो तो अब ठीक हो चुके हैं। ठीक समझ आया? तो अपना आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन द यूएस बिटवीन 1929 एंड 1930, है ना। तो 1929 और 1930 के बीच में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके कारण हमको बताने। तो एक तो वही एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन, जो वीट वाला जो मैंने शुरुआत पहले क्वेश्चन में आपको स्थिति समझाई थी, वो स्थिति हुई। उसी वजह से क्या हुआ था कि कीमतें जो है वो बहुत गिर गई थी फसलों की, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई फार्मर्स वगैरह को भी। तो ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। साथ ही साथ में यूएस ने जो है अपने लोन्स खींच लिए थे। मतलब ये वो समय था 1929 और 1930 का, जब यूएस जो है काफ़ी अच्छी इकोनॉमी बन के उभरा था, है ना। अमेरिका जो है वो काफ़ी अच्छी इकोनॉमी बन के उभरा था। और जो देश थे, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो देश थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने यूएस से बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ था। लेकिन फिर यूएस को ऐसा लगने लगा कि यार हम लोन दिए जा रहे हैं, अब जो है वो समय आ गया है लोन वापस से खींचने की, है ना। क्योंकि अब विद इन देश जो है वो उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो यूएस ने क्या किया, अपने लोन वापस लेना शुरू कर दिए। तो जब लोन वापस लेना शुरू कर दिए तो जो दूसरे देश जो यूएस के ऊपर डिपेंडेंट थे उनको प्रॉब्लम हो गई। तो सब लोगों के पास में पैसे की कड़की हो गई। इधर जो है वो एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन के कारण भी प्रॉब्लम हो गई। तो सब दूर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो पैसे का फ्लो जो काफी कम हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन हुआ। तो बस यही चीज आप लिख सकते हो। फैक्टर्स दैट हैड कॉज्ड द डिप्रेशन आर, नंबर 1, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। एज प्राइसेस फेल आफ्टर द वॉर, एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लाइंड, है ना। जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे उनके पास में इनकम काफी कम हो गई। अब उस सिचुएशन से मीट करने के लिए उन्होंने मार्केट में और ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, है ना, टू मेंटेन देयर स्मॉल इनकम, जिसके कारण से प्रॉब्लम और ज्यादा बिगड़ गई। ठीक है, यूएस की लोन क्राइसिस के बारे में भी बात कर सकते हैं। इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे मेजर बैंक्स जो थे और जो करेंसीज थी, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग वगैरह, ये सब कोलैप्स कर गई। साथ ही साथ में लैटिन अमेरिका और दूसरी जगह पर अगर देखा जाए तो जो है एग्रीकल्चरल और रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है वो भी काफी हद तक डिक्लाइन हो गए। और इम्पोर्ट ड्यूटीज जो है वो डबल कर दी गई। यूएस ने बहुत ज्यादा ब्लो दे दिया वर्ल्ड ट्रेड को। यूएस ने बोला कि अब हम बाहर से जो सामान हमारे यहाँ पे आता है उसको हम रोक रहे हैं, है ना। हम उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज जो है वो डबल कर दे रहे हैं, ताकि जो टैक्स है वो लगे और हमारी इकोनॉमी कम से कम स्टेबल रहे। ठीक है, तो अब उसकी वजह से जो दूसरे देश यूएस में एक्सपोर्ट करके कमाते थे तो और ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब वो तो आ ही नहीं सकते ना, यहाँ पे तो भेज ही नहीं सकते सामान, तो फिर कमाएंगे कैसे। तो इसकी वजह से देशों को बहुत प्रॉब्लम हुई और ग्रेट डिप्रेशन आया। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो हमने देखा कि इंडिया और चाइना जैसी जो कंट्रीज थी यहाँ पे ट्रेड के लिए आया जाता था, लेकिन एमएनसीज वगैरह जो है ये इंडस्ट्रियल नेशन में बनी थी, जैसे ब्रिटेन हो गया और ये हो गया अपना अमेरिका हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि जैसे जैसे आईएमएफ बना, वर्ल्ड बैंक बना, इंडिया और ये ऐसे नेशंस जो है वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगे। चाइना में देखा गया कि काफी लो वेज वर्कर्स है। ठीक है, तो एमएनसीज को ऐसा लगने लगा कि यार हम हमारे देश में ही अगर अपना सारा काम करवाते हैं तो उसके लिए हमको बहुत पैसा देना पड़ता है। तो ऐसा करें कि हमारे जो कुछ काम ऐसे हैं जो दूसरे देशों में हम सेटअप करें तो सस्ते में हो जाए तो काफी अच्छा होगा, है ना। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये रिलोकेशन तो हुआ कि उन्होंने लो वेजेस देने के लिए, कम वेज पे लेबर लेने के लिए चाइना में अपने ऑफिस जो है वो सेटअप कर दिया, इंडिया में सेटअप कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि हम लोगों को भी, इंडिया जैसे देशों को, चाइना जैसे देशों को ये देखने को मिला कि जब कंपनीज बड़ी काम करती है तो किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से किया जा सकता है। साथ ही साथ में वो जब यहाँ पे आई, सेटअप हुआ, तो अपने साथ में टेक्नोलॉजी भी लेके आई, अपने साथ में जो है वो इन्वेस्टमेंट भी लेके आई, तो हमारे यहाँ के लोगों को भी काम मिला, जिसकी वजह से लोगों के बीच में पैसे का फ्लो आने लगा, है ना, इनकम जो है वो फ्लो होने लगा उसका। तो इसकी वजह से देशों को काफी हद तक फायदा हुआ। तो बस यही चीज आप इसके अंदर लिख दो कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा था। ठीक है, 1970s के अराउंड। अब ये करीब 1990s तक जो है वो रहा। बाकी लेट 1970s में देखा गया कि एमएनसीज ने अपना प्रोडक्शन जो है वो लो वेज एशियन कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई चाइना में। और सोवियत यूनियन और कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न यूरोप जो है जब उसका कोलैप्स हुआ तो उसकी वजह से दूसरी कंट्रीज को जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में आने का फायदा मिला। साथ ही साथ में वेजेस जो है वो लो थे,
चाइना जैसी कंट्री में, इट बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एमएनसीज कंपीटिंग टू कैप्चर द वर्ल्ड मार्केट, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे चाइना जैसे देशों में वेजेस कम थे, सस्ते में लोग हायर हो जाते थे, तो एमएनसीज को काफी हद तक उनको भी फायदा मिलता था कि उनका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा बच जाता था। बाकी आप जो है इसको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने आपको हिंदी में समझाया उससे भी आपको समझ में आके कोई नया पॉइंट आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप बकायदा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड द डेवलपिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइज G77, गिव 3 रीजन। तो कंट्रीज ने G77 क्यों बनाया, ये ग्रुप था, है ना। तो अब हुआ क्या कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी जैसे इंडिया, चाइना जैसे नेशंस जो कि अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए थे, तो इन्होंने देखा कि वर्ल्ड बैंक में चले जाओ, आईएमएफ में चले जाओ, सब दूर दबदबा जो है वो डेवलप्ड नेशन का है ना। अमेरिका ले लो, जापान ले लो, ये अपनी अपनी चलाते हैं, तो हमारे ऊपर तो कोई ध्यान देता ही नहीं है। साथ ही साथ में हम इंडिपेंडेंट तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा जो है वो उन कॉलोनीज नहीं कर रखा है, कॉलोनीज नहीं कॉलोनाइजर्स नहीं कर रखा है ना। अभी भी वो जो है वो यहाँ से सामान लेके जाते हैं, हमको जो है वो नीचा दिखाते हैं, हमको छोटा बताते हैं, हमको फेयर प्राइस नहीं मिलती है जब हम पूरे वर्ल्ड मार्केट में अपना सामान बेचते हैं। तो इन लोगों ने तो अपनी टीम बना ली है। हमारे जैसे जो डेवलपिंग नेशन है ये आगे कैसे आएंगे, ये लोगों के बीच में अपनी जगह कैसे बनाएंगे, ये अपना सामान देश भर में बेचेंगे कैसे, देशों में कैसे बेचेंगे, है ना। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये केस सिर्फ इंडिया के साथ में नहीं था, इंडिया जैसे बहुत सारे नेशंस थे जिनके साथ में ये केस था, करीब 77 नेशंस। तो इन्होंने बोला जान दो उनको, अपन अपना ग्रुप बनाते हैं। तो इन्होंने बनाया G77 ग्रुप, जिसमें इन्होंने NIEO साइन किया। क्या साइन किया, NIEO साइन किया, जिसको कहा जाता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसमें इन्होंने बोला, इसमें इन्होंने डिमांड की कि हमारे रिसोर्सेज हमारे रहें, हमारा जो प्रोडक्ट है, जितना पैसा डेवलप्ड नेशन के प्रोडक्ट्स को मिलता है इतना ही इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स को भी मिले। साथ ही साथ में अब हमारे रिसोर्सेज हमारे हैं, वो अब रिसोर्सेज के ऊपर जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे उनका कोई भी अधिकार नहीं है ना। तो इन्होंने क्या बोला, G77 फॉर्म किया गया एंड वाज रिस्पॉन्स टू सर्टेन चेंजेस इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम प्रपोज्ड बाय ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। The developing countries did not benefit from fast growth the Western economies experienced under the guidance of a World Bank and IMF। तो IMF और वर्ल्ड बैंक का हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन को कोई फायदा नहीं मिलता था, है ना। तो इन्होंने क्या किया, मिलके NIEO साइन किया, which meant a system that would give them real control over their natural resources। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट अट्रैक्टेड द यूरोपियंस टू अफ्रीका। ऐसा क्या था अफ्रीका में जिसकी वजह से यूरोपियंस अफ्रीका के ऊपर खींचे चले गए। तो ये अफ्रीका जो है, जैसे अमेरिका में देखा कि पोटैटो है, वहाँ के लोग जो है वो इनहेबिटेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रहे हैं और वहाँ से बहुत फ़ायदा निकाला जा सकता है। तो ऐसे ही जब इनको अफ्रीका की खोज हुई तो इन्होंने देखा कि यार अफ्रीका में तो बहुत माइंस हैं, है ना। मतलब जो खदानें हैं, जो जमीन में से निकलने वाली जो चीजें हैं, उसमें अफ्रीका बहुत रिच है यार। यहाँ पे तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अगर इसके ऊपर अगर हमने कंट्रोल कर दिया तो मजा ही आ जाएगा। तो यूरोपियंस ने देखा कि यहाँ की माइंस रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम एक और थी कि वहां पे माइंस रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए प्लांटेशन और ये सब जो है वो सेटअप करना पड़ेंगे, और प्लांटेशन के ऊपर सेटअप करने के लिए काम करने वाले लोग चाहिए। तो काम करने वाले लोग कहाँ से लेके आए, यूरोपियंस तो काम करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत अलग है, अफ्रीका में बहुत गर्मी पड़ती है और यूरोप का तो टेम्परेचर आपको पता ही है। तो उनको यहाँ पे लाना तो पॉसिबल नहीं था। इन्होंने सोचा कि अफ्रीका के लोगों को से ही काम करा लेते हैं हम। लेकिन फिर ये प्रॉब्लम नहीं आई कि यार जो अफ्रीका के लोग ये काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास में उनकी कैटल्स हैं, उनके पास उनकी जमीन है, तो वो दूसरे के यहाँ पे क्यों काम करें, है ना। उनका तो खान पान जो है वो अच्छे से चल रहा है। तो फिर इन्होंने देखा कि कैसे काम किया जा सकता है। पॉइंट ये है कि कैटल्स हैं इनके पास, अगर इनके पास में कैटल्स नहीं रहेंगी तो फिर तो इनको काम करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने रिंडरपेस्ट छोड़ा, यानी कि कैटल प्लैग छोड़ा, यानी कि बीमारी छोड़ी भेड़ों की, यानी कि कैटल्स की, और सारी की सारी कैटल्स जो है वो मर गई। जब वो मर गई तो अब लोगों के पास में कैटल्स नहीं बची, तो वो काम कहाँ से करे, लाइवलीहुड कैसे चलाए। तो फिर उनको लेबर बनना पड़ा, प्लांटेशन पे काम करना पड़ा, और इस तरीके से जो है वो यूरोपियंस अफ्रीका के ऊपर अट्रैक्ट हुए, साथ ही साथ में अपना कंट्रोल भी जमाया। कहानी क्लियर है, बस वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। आपको कहानियां ऐसे ही लर्न करनी है, आपको वर्ड टू वर्ड आंसर में जो लिखा है ऐसा बिल्कुल दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। आप एक कहानी बनाओ कि हुआ क्या, किस कारण से हुआ, और जो कहानी हम एक दूसरे को समझते, देख भाई ऐसा हुआ, आज मैं वहां गया, वहां से ऐसा हो गया, तो फिर मैंने सोचा ऐसा नहीं ऐसा कर लूँ तो मेरा काम बन गया।
बनता है कि नहीं बनता है? हम एग्जैक्ट एक एक चीज दिमाग में नहीं रखते, लेकिन हम एक रफ बना लेते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। बस वैसे ही जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको लाइन टू लाइन पूरे के पूरे पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है। आप उसको कहानी बना लो और अपनी भाषा में लिखो। समझ में आया? क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे कि यूरोपियंस अफ्रीका से इस कारण से अट्रैक्टेड थे। पहला कि अफ्रीका के पास में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और मिनरल्स थे। साथ ही साथ यूरोपियंस अफ्रीका में आए ये सोच के कि यहाँ पे प्लांटेशंस और माइंस एस्टेब्लिश की जा सकती है ताकि क्रॉप्स और मिनरल्स जो है वो यहाँ से निकाल के यूरोप में भेजे जा सके। ठीक है, लेकिन फिर उनको वो कैटल वाली प्रॉब्लम थी, तो फिर उन्होंने कैटल के लिए बंदोबस्त किया, है ना। और फिर कैटल जैसे ही कैटल का लॉस हुआ, अफ्रीकन लाइवलीहुड का लॉस हुआ, तो लोग जो है वो प्लांटर्स, माइन ओनर्स, कॉलोनियल गवर्नमेंट, इन्होंने सीरियसली सक्सेसफुली मोनोपोलाइज कर लिया सबको। और स्कैर्स कैटल रिसोर्स जो थी वो उसकी वजह से क्या हुआ कि अफ्रीका को लेबर मार्केट में आना ही पड़ा और फिर काम करना ही पड़ा। आप जरूरी नहीं है कि ये 2 पॉइंट लिखो, आप ये 2 पॉइंट भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि किस कारण से यूरोपियन अट्रैक्ट हुए अफ्रीका से। तो आपको ये 2 कारण बता दो कि उनको माइंस एस्टेब्लिश करनी थी, प्लांटेशन एस्टेब्लिश करना था, वहां के वास्ट रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, मिनरल्स बहुत अच्छे थे। ये कहानी आपको बताना इसमें जरूरी नहीं है। अगर ज्यादा ही नंबर में आ जाए तो फिर आंसर को खींचने के लिए आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि भाई रिंडरपेस्ट छोड़ा, कैटल प्लैग लाए, कैटल्स को मारा, कैटल्स नहीं बची थी तो फिर अफ्रीकन को लेबर बनना ही पड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Why have the historians described the 19th century endangered as a new system of slavery? जो उस समय के लोग थे या अभी के हिस्टोरियंस की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो ये 19th सेंचुरी के इंडेंजर्ड लेबर थे इसको न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी का नाम क्यों दिया, है ना। स्लेवरी मतलब किसी के यहाँ पर एक सेवक बनना, ठीक है, या फिर उसके कंट्रोल में ही हो जाना, आप यही समझ सकते हो, स्लेव बनना। ठीक है, तो न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी देखने को मिला। कैसे मिला कि इंडेंजर्ड लेबर में क्या हुआ ना कि जैसे जैसे अलग अलग जगह पर यूरोपियंस ने अपना कंट्रोल जमाया तो वहां पे उनको जरूरत पड़ी लोगों को, काम करने वाले लोगों की। अब काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ से लेके आए? ठीक है, तो अफ्रीका जैसे देशों के पास में, जिनके पास में अब उनकी कैटल नहीं बची थी, लाइवलीहुड नहीं बचा था, तो जाहिर सी बात है वहां के लोगों को काम करने के लिए, इनकम कमाने के लिए काम की जरूरत थी। ठीक है, तो ये यूरोपियंस क्या करते थे, इनको बहका के ले जाते थे कि ऐसा काम मिलेगा, वहां चलो मेरे साथ में तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, इवन नॉट जस्ट अफ्रीकन, दूसरे भी जो नेशंस है, इवन इंडिया से भी कई ज्यादा, इंडिया से, श्रीलंका से, है ना, तो ऐसे लेबर्स लेके जाते थे काम करवाने के लिए, ये कह के कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तुमको कुछ काम नहीं मिल रहा है, तुम वहां चलो, वो देश में फलानी जगह पर बहुत बढ़िया काम है, रहने की कंडीशन बहुत अच्छी है, आराम से पैसा अपने घर परिवार वालों को भेजते रहना, है ना। कई बार किडनैप करके भी ले जाते थे। तो ये जब वहां पे जाते थे ना तो इनकी सिचुएशन बहुत अलग होती थी। इनको लगता था कि काम बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन वहां जाके पता चलता था कि ये तो पूरी की तरह से मजदूरी करवा रहे हैं, है ना। वहां से बाहर नहीं निकलने देते थे, खाने के लिए चीजें नहीं देते थे, घर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इवन जब लेकर जाते थे वाया सी, है ना, सी वगैरह से लेके जाते थे, मतलब बिठा के बोट वगैरह में, तो बांध देते थे, है ना, क्योंकि अगर नहीं बांधेंगे तो हो सकता है भाग जाए, है ना। तो बांध देते थे, सामान की तरह जो है वो लेकर जाते थे। तो काफी एक चीटिंग की तरह भी आप इस चीज को समझ सकते हो। तो एक नया सिस्टम ऑफ स्लेवरी इस समय पे देखने को मिला था। क्या लिख सकते हो आप इसमें कि हिस्टोरियंस ने न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी इन कारणों से बोला। सबसे पहला कि माइग्रेंट जो है वो पावर्टी और जो भी दिक्कत उनको विलेजेस में होती थी उससे बचने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करते थे, है ना। तो इंडेंजर्ड लेबर बनने के लिए वो तैयार थे, लेकिन उनके साथ में चीटिंग होती थी। उनको बहुत जो है वो गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती थी कि एजेंट्स के द्वारा कि भैया डेस्टिनेशन पता नहीं कुछ नाम बता देते थे, ट्रैवल के लिए कह देते थे कि हम तुमको फलानी फलानी चीजों से लेके जाएंगे, बहुत मजा आएगा, है ना। वर्किंग कंडीशन के बारे में झूठ झूठ बोल देते थे कि बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन है। लेकिन ऑफन माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड दैट दे वर टू गो सो लॉन्ग सी जर्नीज, है ना। उनको ये भी नहीं बताया जाता था कि सी इतनी दूर जाना है। उनको ये बताया जाता था कि हाँ बहुत बहुत दूर नहीं है, पास ही में है, लेकिन अच्छे से लेके जाएंगे, बहुत अच्छी कंडीशन होगी। लेकिन ले जाते थे दूसरे देशों में, है ना। कई बार एजेंट्स जो है वो एबडक्ट मतलब करना, किडनैप करना, है ना। तो वर्कर्स को जो है, जो जिनकी इच्छा नहीं होती थी उनको किडनैप करके ले जाते थे वहां पे काम करने के लिए। तो ये स्लेवरी हुई ना एक तरीके की। तो ये नया सिस्टम ऑफ स्लेवरी इस समय पे देखने को मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो डिस्क्राइब द कॉर्न लॉ, एक्सप्लेन व्हाई द लॉज वाज एबॉलिश्ड। तो कॉर्न लॉ के बारे में हम बात कर चुके हैं, मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी आपको बताया था। कॉर्न लॉ क्या था ना, ऐसा लॉ था जिसकी वजह से
बाहर से आने वाले कॉर्न को रोका जा सकता था, है ना। तो ऐसा हुआ कि लैंडेड ग्रुप्स ने देखा, मतलब जिन लोगों के पास में ज़मीन थी, जो एग्रीकल्चर करते थे, तो उन्होंने देखा कि यार यूरोप में या ब्रिटेन में खाने वाले जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो मस्त से अब हम क्या करेंगे, हम खूब उगाएंगे और महंगे में इनको चीज़ें बेचेंगे। ठीक है, जब देश में विद इन उस समय पे बाहर से आने वाले सामानों पे टैक्सेस नहीं लगते थे, तो बाहर से आने वाला सामान बल्क में आता था ना, तो सस्ता होता था एज कंपेयर टू जो सामान उसी देश में उगाया जा रहा है। ठीक है, तो इन लैंडेड ग्रुप्स ने क्या बोला, ये जो जमीनी वाले लोग थे, इन्होंने गवर्नमेंट को क्या बोला कि आप बाहर से आने वाले सामान के लिए मना कर दो, है ना, क्योंकि वो अगर सस्ता रहे तो जनता फिर उसको खरीदेगी, हम जो उगाएंगे उसको खरीदेगी नहीं, है ना। तो इन्होंने बोला कि सरकार से कि आप वो कॉर्न लॉ लगा दो, ठीक है, आप कॉर्न लॉ लगा दो और उस सामान को आने से बंद कर दो। सरकार ने कर दिया, लेकिन फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, है ना। अब इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को लगने लगा कि यार इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन क्या करते हैं, खेती बाड़ी का सामान खरीदते हैं, तो जिस 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 चीज में फार्मर्स को प्रॉफिट है, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को नुकसान है। तो इन्होंने देखा कि यार ये तो महंगे में बेच रहे हैं, बाहर से अगर सामान आएगा तो ज्यादा सस्ता मिलेगा, हम सस्ते में खरीद पाएंगे। तो इन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि यार आप ऐसा मत करो, आप कॉर्न लॉ को एबॉलिश करो, मतलब कॉर्न लॉ को हटाओ और बाहर से सामान आने दो, ये बहुत महंगे में बेच रहे हैं, हम खरीद ही नहीं पाते। ठीक है, तो फिर सरकार ने इनकी बात मानी, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, अब दबदबा जो है वो बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट का था, तो इनकी बात मानी और फिर उसके बाद में कॉर्न लॉ को हटाया गया। कॉर्न लॉ को जैसे ही हटाया गया तो सस्ते में सामान मिलने लगा, सस्ते में सामान इन द सेंस सस्ते में फूड क्रॉप मिलने लगी। ठीक है, लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, इनकम भी उस समय पे थोड़ी बढ़ने लगी थी, तो वेराइटी ऑफ फूड लोग खरीदने लगे। अब जब बाहर से सामान लाना है तो जाहिर सी बात है कि आपको रेलवेज, ठीक है, सी पोर्ट्स वगैरह सबकी ज़रूरत पड़ेगी, कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सब चीज़ की फैसिलिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। समझ आया, तो बस वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, अर्बन सेक्टर और इंडस्ट्री का डिमांड बढ़ा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो बढ़ाए जाए, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की प्राइस जो है वो बढ़ गई। ठीक है, लैंडेड ग्रुप्स ने पहले गवर्नमेंट को फोर्स किया और कॉर्न लाने से मना किया, बाहर से कॉर्न इंपोर्ट करवाने से मना किया, लेकिन फिर उसके बाद में जो है वो कॉर्न किस कारण से ये हो पाया, है ना, बाहर से एबॉलिश, मतलब बाहर से लाने के लिए किस कारण से मना किया गया, किसके थ्रू मना किया गया, कॉर्न लॉ के थ्रू, क्योंकि कॉर्न लॉ समझाने के लिए बोला इसलिए। ठीक है, जिसके इसके बाद में पूछा गया कि कॉर्न लॉ का अबॉलिश क्यों करा, तो भैया कॉर्न लॉ का अबॉलिश इसलिए करा क्योंकि फूड की प्राइसेस काफी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन डेवलपर्स ने फोर्स किया गया कि कॉर्न लॉ को हटाओ भैया, प्राइस बहुत बढ़ गई है। आपको इस आंसर में इतना लिखने की जरूरत है, लेकिन मैंने आपको कहानी एक्स्ट्रा भी सुना दी है, तो अगर कुछ और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन में पूछे तो आप आसानी से लिख सकते हो कि नहीं, लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे समाप्त होते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो आपके लिए सारे के सारे अवेलेबल है ना, वेबसाइट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, फर्स्ट किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सब कुछ, सीयूईटी, सब कुछ आपके पास में है। आप आसानी से बैठ के सारी चीजें पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जो भी डाउट है आप बताओ, बिल्कुल बेझिझक कमेंट्स में, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।